हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। मैंने स्टार्ट कर दी थी एक बेहतरीन बिजनेस की एक सीरीज। अब जो चैप्टर मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूं जिसका नाम है स्टाफ मोराल। ठीक है, स्टाफ मोराल हम खत्म करने वाले हैं नाउ। वही पुराने तरीका, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नोट बनाते चले गए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। टोटल कितने पॉइंट आ रहे हैं इसमें? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ, पहला पॉइंट क्या आ रहा है? 6 पॉइंट आ रहे हैं। पहला पॉइंट है मीनिंग एंड डेफिनेशन, हर बार की तरह। व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टाफ मोराल? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफ मोराल। व्हाट इज मोराल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स? इस पे मारो स्टार, इस पे स्टार बनाओ, सितारा बनाओ। ये सितारे तुम्हारे सितारे बदल देंगे, इसका मतलब इसको पढ़ते रहना है। ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोराल, इसके अंदर एक टॉपिक आ रहा है मोराल डिप्रेसेंट एंड मोराल स्टिमुलेंट्स, बस यही एक टॉपिक ही है। मेथड ऑफ रेजिंग मोराल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रेजिंग मोराल। और इंडिकेटर्स ऑफ लो एंड हाई मोराल और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हाई मोराल के, डिसएडवांटेजेस लो मोराल के, बस यही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स। बस ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ना। तो मोराल, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्लानिंग, एचआर क्या करता है, व्हाट इज एचआरएम। ठीक है, फिर उसके बाद जॉब एनालिसिस, फिर हमने कवर कर लिया रिक्रूटमेंट कैसे होता है, फिर सिलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद ट्रेनिंग कैसे होती है। अब ट्रेनिंग होने के बाद एक समस्या आती है कि भाई जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका स्टेट ऑफ माइंड सही है कि नहीं, क्या वो खुश है कि नहीं। ठीक है, तो मोराल क्या है? मोराल इज अबाउट स्टेट ऑफ माइंड। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में खुश है तो भाई उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। हाउएवर, इसके लिए एक मैट्रिक्स भी डिजाइन किया गया जिसको बोलते हैं मोराल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स। तो मोराल की अगर डेफिनेशन या सिंपल मीनिंग की भी बात करें तो मीनिंग क्या कहता है? मोराल इट्स ऑल अबाउट मेंटल कंडीशन। मोराल इज अबाउट मेंटल कंडीशन, बेसिकली एटीट्यूड्स। व्हाट इज द एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब अगर ये मेंटल कंडीशन या एटीट्यूड अच्छा है, सो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? गुड मोरल। ठीक है, गुड मोरल मतलब क्या हो गया भैया? हाँ भैया, आपका मेंटल एटीट्यूड अच्छा है, एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इज रियली नाइस, तो इट विल रिएक्ट, इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन आवर मोरल व्हिच इज कॉल्ड एज गुड मोरल। ठीक, और अगर खराब है, इट विल लीड टू पुअर मोरल। अच्छा, कैसे पता चलता है कि गुड मोरल है या पुअर मोरल है? ठीक है, मेंटल स्टेट या हेल्दी है या नहीं है, या आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव है या नहीं है, ये कैसे पता चलता है? तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स। पहला क्या कह रहा है कि इफ इट इज अ गुड मोरल, एम्प्लॉइज इंथुजियाज्म विल बी देयर। एम्प्लॉइज इंथुजियाज्म एंड जील, मतलब वो ऑटोमेटिकली इंथुजियास्टिकली काम करेगा। ठीक है, next it will lead to loyalty. High morale will lead to higher productivity, and it will also lead to loyalty of an employee towards its organization. And third, its willingness to cooperate. ठीक है, high morale या good morale will lead to, या good state of mind will lead to willingness of an employee to cooperate amongst its seniors and subordinates. ठीक है, नाउ अगर यही चीज खराब है, पुअर मोरल है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज होगा इनसबऑर्डिनेशन। इनसबऑर्डिनेशन मतलब हमें काम नहीं करना है, आप कॉर्पोरेट करने को बोलो हम नहीं करेंगे कॉर्पोरेट। ये हो गया पुअर स्टेट ऑफ माइंड की बात। नेक्स्ट, आपको जॉब नहीं पसंद आ रही होगी, डिसलाइक ऑफ जॉब, और या तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें नहीं समझ में आएगी कि भाई ऑर्गेनाइजेशन मजेदार नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? पुअर स्टेट ऑफ माइंड, पुअर एटीट्यूड या पुअर मोरल को डिफाइन करती है। तो डेफिनेशन की बात अभी नहीं करेंगे, मीनिंग की बात करें तो मोरल क्या हो गया? पहली चीज हमें समझ में आएगी, मोरल इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड, अब हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं, आ स्टेट ऑफ माइंड या मेंटल कंडीशन जो कि हमारे एटीट्यूड्स को रिफ्लेक्ट करती है। योर एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो एज योर मोरल। ठीक है, सो मोरल क्या है भाई? गुड मोरल होता है और पुअर मोरल होता है। और हम किस तरीके से चेक करते हैं भाई कि मोरल गुड है या पुअर है इन आवर एम्प्लॉइज? वी कुड सर्टेन पॉइंट। ठीक, लेकिन वही बात, इतने से तो काम नहीं चलेगा, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। और डेफिनेशन हमेशा लिखते वक्त हम लोग क्या करते हैं? फिलोसोफर का नाम लिखते हैं ताकि डेफिनेशन में नंबर ना कटे। आओ भाई, क्या कह रहा है? व्हाट इज द डेफिनेशन? मैंने एक डेफिनेशन लिखी है भाई, किसकी? एक फिलोसोफर की डेफिनेशन दी है, इनका नाम था जूशियस। नाइस नेम, काफी जूसी नेम है इनका, जूशियस। ठीक है, तो जूशियस ने क्या बोला कि मोरल इज अ स्टेट ऑफ माइंड और विलिंगनेस टू वर्क which in turns
affect individual and organizational ऑब्जेक्टिव्स। कि अगर स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है, काम करने का मन है, तो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होंगे। फिर भाई प्रमोशन कमाना हो, सैलरी लेनी हो, कुछ भी हो, ठीक है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड चाहिए, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड चाहिए, स्टेटस चाहिए, ये सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। और ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव होंगे कि भाई जो भी टारगेट उन्होंने डिसाइड किए हैं वो पूरे हो। तो कह रहा है एम्प्लॉय का मोराल क्या होता है? इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, जिससे किस पे इंपैक्ट आता है? उसके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स पे भी और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे भी। तो डेफिनेशन बहुत छोटी, बहुत क्लियर, बहुत क्रिस्प है। नाम लिख देना और डेफिनेशन प्रोवाइड कर देना, पूरे नंबर मिलेंगे। क्या कह रहा है? मोराल इज अ स्टेट ऑफ माइंड और विलिंगनेस to work which in turns affects individual and organizational objectives. Make sure whenever you write the definition of these particular philosopher, you don't need to do any kind of changes, whether it is related to inverted commas, in and the anything else. ठीक है, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, related to anything, जैसी दी गई है वैसे ही लिखो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स सीधे सीधे बता दी गई। भाई स्टेट ऑफ माइंड है तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब क्या? ये मेंटल फिनोमिना है, हर किसी का अलग अलग होता है भाई। कोई किसी चीज से मोटिवेटेड होता है, कोई किसी चीज से मोटिवेटेड होता है। सो इट इज नॉट अ पर्टिकुलर फिनोमिना जिसको हम लोग साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं कि भाई कोई चीज ऐसी है, सपोज करो कि यूनिवर्सल नेचर की है, प्रिंसिपल्स हो गए जो साइंटिफिकली अप्रोचेबल होते हैं, जो यूनिवर्सली अप्लाइड होते हैं, तो हर जगह एक जैसे होते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता, इट्स अ मेंटल फिनोमिना, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो वो साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं भाई, जैसे थे वैसे रहेंगे। लॉस की बात करें, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, इट्स अ मेंटल फिनोमिना, ठीक। नेक्स्ट, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई मोराल है, नहीं है, ठीक है, आपके अंदर मोराल नहीं है, अरे ऐसे कैसे कह सकते हो? इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, ये कह सकते हो कि गुड मोराल है या बैड मोराल है। प्रेजेंट और एब्सेंट का तो कोई पॉइंट नहीं आता, इट इज रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो कह रहा है देयर इज नो सच थिंग विच कैन स्टेट दैट moral is absent or present. That means there is no absolute state which defines that. We cannot claim that moral is present or absent. It is a state of mind. Clear? So it is a relative concept. Third, it is a group phenomena. देखो, ग्रुप फिनोमिना की जब भी बात आ जाए तो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज की बात हो रही है कि जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज मेरे लिए काम कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स आवर ऑर्गेनाइजेशन, उनका एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स द वर्क, ठीक है, टुवर्ड्स द जॉब दे आर डूइंग। So it mental state या मोराल रिप्रेजेंट्स ग्रुप फिनोमिना, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती है। करेक्ट? इज अ सम टोटल ऑफ एम्प्लॉय, रिप्रेजेंट सम टोटल ऑफ एम्प्लॉयज एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज इट इज डायनामिक। मैंने क्या सिखाया था कि भाई जब भी कहीं टर्म डायनामिक सीखे तो क्या करना होता है? विच कीप्स ऑन चेंजिंग। हाँ, तो भाई ह्यूमन मेंटल स्टेट एक जैसा नहीं होता, अलग अलग फैक्टर्स की वजह से चेंज होता रहता है, और लॉन्गर पीरियड के टाइम में भी तो कतई एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कह रहा है इट इज अ लॉन्ग टर्म कंसेप्ट विच चेंजेस विद द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। तो ये लाइन तुम इसमें भी चेप सकते हो, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। फिर मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर चीज से तुम्हारा मोराल अप या डाउन नहीं हो सकता। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि तुम्हारा मोराल अच्छा है या हाई मोराल है, जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी हाई हो रही है, या हाई मोराल है फिर भी प्रोडक्टिविटी लो हो रही है। तो कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है, ठीक। तो कह रहा है कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिसकी वजह से मोराल एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट बनता है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट बनता है। जैसे कि जॉब सिचुएशन, ह्यूमन नीड्स, मोटिवेशनल फोर्सेस, ये कई सारी चीजें मोराल अप या डाउन करती हैं। अब फॉर एग्जांपल कहो सर मोटिवेशनल फोर्सेस से मोराल अप या डाउन कैसे होगा? सपोज करो तुम एक एम्प्लॉय हो जिसके पास पैसा तो अच्छा खासा है, अब तुम चाह रहे हो कि यार मेरी पोस्ट बढ़नी चाहिए, मेरा टाइटल बढ़ना चाहिए, और एक है जिसमें कह रहा है भाई सैलरी कम है, मेरी सैलरी बढ़ जाए, पोस्ट से क्या लेना देना। तो एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड के पीछे भाग रहा है, एक का मोटिवेशन क्या है? फाइनेंशियल रिवॉर्ड। एक का मोटिवेशन क्या है भाई? नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। अब इस केस में मोटिवेशन एक फोर्स है जिसकी वजह से एक का मोराल हाई और एक का मोराल लो है। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। नाउ तो हमने 5 पॉइंट कवर किए कि मोराल एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है,
एक रिलेटिव कंसेप्ट है, एक ग्रुप कंसेप्ट है जिसमें हम ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज की बात करते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके एटीट्यूड्स की बात करते हैं, उनके सेंटिमेंट की बात करते हैं। ये एक डायनामिक कंसेप्ट है जो हर बार चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनवायरमेंट, और ये लॉन्गर पीरियड में भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म कंसेप्ट एंड इट इज मल्टी डायमेंशनल। दूसरा पॉइंट हमारा यहां पर होता है खत्म, ठीक। आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते, थर्ड पॉइंट, ठीक हो गया हमारा, क्या मीनिंग खत्म, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म। अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं भाइयों बहनों, ठीक है, वो है मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स। क्या कह रहा है मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स? आओ भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोरल प्रोडक्टिविटी में मैट्रिक्स, इसका अगर लॉजिकल मीनिंग देखोगे तो क्या है कि मोरल का प्रोडक्टिविटी से क्या कोई लेना देना है? अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां कुछ बच्चे होंगे जो क्लासेस ले रहे होंगे और वो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, बस रिवीजन करने आए होंगे। तो उनके लिए क्या है कि भाई वो स्टार्टिंग से मोटिवेटेड थे, आज की डेट में अपना रिवीजन कर रहे हैं फटाफट, उनका मोरल स्टार्टिंग से हाई था और अब उनकी प्रोडक्टिविटी भी आई। कुछ ऐसे हैं जिनका मोरल लो है लेकिन दबा के मेहनत कर रहे हैं, दिन रात भाई लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, कि मोरल तो मतलब लो है लेकिन प्रोडक्टिविटी भयंकर बढ़ी पड़ी है, डर लगा पड़ा है लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ी पड़ी है, काम करे जा रहे डर में कि पास होंगे फेल होंगे। तो मोरल क्या है कि ये मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स क्या बताता है कि क्या मोरल का प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना है? सिंपल मीनिंग। अब अगर तो कह रहा है मोरल का प्रोडक्टिविटी से क्या लेना देना है, पहले हमें ही समझना होगा कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब यह होता है कि कितनी जल्दी कोई इंडिविजुअल अपने अपने टास्क अचीव करता है, ठीक है। हाउ इफिशियंटली एन इंडिविजुअल अचीव्स टास्क डिफाइंस इट्स प्रोडक्टिविटी व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, की हाउ इफिशियंटली एन इंडिविजुअल अचीव्स इट्स टारगेट डिफाइंस इट्स प्रोडक्टिविटी। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इसके लिए पहले एक रिसर्च की गई। हाउएवर ऐसा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, प्रोडक्टिविटी और मोरल का कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं, कोई डायरेक्ट और कंसिस्टेंट रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं हो बन पाया, क्यों हम इसका डायरेक्ट लेना देना नहीं बना पाते? पहली चीज, हम लॉन्गर पीरियड के हिसाब से देखते हैं, और लॉन्गर पीरियड में ह्यूमन इज अ डायनेमिक एनिमल जो हर बार अपना रूप बदलता ही रहता है। रूप इन द सेंस अपना मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बदलता ही रहता है, ठीक है। हम एक सोशल एनिमल है, कभी भी एक जैसे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये क्या है, हाउ इफिशिएंटली एन इंडिविजुअल अचीव्स टास्क। तो पहला पॉइंट जो आता है इसमें वो ये है कि रिसर्च शोज नो डायरेक्ट एंड कंसिस्टेंट रिलेशंस विद मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, कि कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है। रिसर्च में कोई ये नहीं बताया गया है कि हाँ मोरल का प्रोडक्टिविटी से लेना देना है। फिर भी एक फिलोसोफर थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक अर्विन हर्जबर्ग, ठीक है, फ्रेडरिक अर्विन हर्जबर्ग। इन्होंने एक रिसर्च करी और अपनी रिसर्च में क्या पाया, अपनी स्टडीज उन्होंने क्या पाया कि 54% लोग ऐसे हैं जो हाई मोरल के साथ हाई प्रोडक्टिविटी जनरेट करते हैं। जिनका मोरल हाई होता है तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली हाई होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने टास्क अचीव करते हैं और इफिशिएंटली भी। 11% लोग ऐसे हैं जिनका मोरल हाई है लेकिन प्रोडक्टिविटी लो है। अब सर ये कैसे होता है? अब इसको जब मैट्रिक्स बताएंगे तब समझना। जैसे मोरल हाई है लेकिन प्रोडक्टिविटी लो है, अब इसमें ऑर्गेनाइजेशंस की गलतियां होती हैं, अभी जब मैट्रिक्स एक्सप्लेन करेंगे। और 35% लोग ऐसे हैं जिनका कोई भी लेना देना नहीं है प्रोडक्टिविटी और मोरल से, ठीक है, मोरल का प्रोडक्टिविटी से, वो जैसे काम कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, ठीक। अब इस बेसिस पे स्टडी पे 4 कॉम्बिनेशंस बनाए गए जो ये डिफाइन करते हैं कि कब मोरल हाई या लो होने से प्रोडक्टिविटी हाई और लो हो रही है। तो इस बेसिस पे 4 कॉम्बिनेशंस बनाए गए। व्हाट आर दोस 4 कॉम्बिनेशंस? पहला है HMHP, दैट इज हाई मोरल हाई प्रोडक्टिविटी। दूसरा हाई मोरल लो प्रोडक्टिविटी। तीसरा लो मोरल हाई प्रोडक्टिविटी। चौथा लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी, LMLP। अब मतलब समझते चलो, कह रहा है हाई मोरल भी हाई है और प्रोडक्टिविटी भी हाई है। भाई मैं ऑफिस जा रहा हूं और मैं बहुत जम के काम कर रहा हूं
क्योंकि मेरे को ये पता है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि मुझसे उसको क्या काम कराना है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन भी मुझे प्रॉपर लीडरशिप स्किल्स प्रोवाइड करके मेरे से काम निकलवा रही है और मैं तो खुश हुई क्योंकि मुझे अपने इंडिविजुअल गोल्स अचीव करने हैं। तो हाई मोरल, हाई प्रोडक्टिविटी, ये रिजल्ट कब होता है? हाई मोरल कब होगा? जब आपके पास आपको प्रॉपर लीडरशिप मिल रही हो। अंडर प्रॉपर लीडरशिप आपका मोरल ऑटोमेटिकली हाई होता ही होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू अचीव हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। क्यों? अब ये उनके ऊपर है। तो एक तरफ देखो, ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें अच्छी लीडरशिप के अंदर रख रही है तो तुम्हारा मोरल हाई है, और तुम्हारा मोरल दूसरी वजह से क्यों आई है? क्योंकि तुम खुद से भी भाई, तुम्हारे खुद के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि भाई मुझे तो भाई जिंदगी में कुछ करना है, मैं ऑर्गेनाइजेशन में आऊं, 3 साल में यहां से प्रमोशन पाके ऑस्ट्रेलिया भाग जाऊंगा या यूएसए भाग जाऊंगा। तो ये क्या है? इंप्लॉयज आर ऑल्सो मोटिवेटेड टू अचीव हाई स्टैंडर्ड। अब उनके मोटिवेशन का रीजन कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं। क्लियर? ये कब हो रहा है? जब हाई मोरल है और प्रोडक्टिविटी भी हाई है। दो रीजन, पहला लीडरशिप और दूसरा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो इंप्लॉय के होते हैं, इसकी वजह से। अब ये दोनों अलाइन हो गए भाई, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अलाइन हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव अलाइन हो गए, दोनों ही चीज समझ में आ गई भाई, धनाधन प्रोडक्टिविटी, बहुत जल्दी जल्दी टास्क अचीव हो रहा है, ठीक है, आउटपुट जनरेट हो रहा है, बढ़िया लेवल पे हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट, हाई मोरल, लो प्रोडक्टिविटी। हाई मोरल, लो प्रोडक्टिविटी का कारण क्या हो गया? ऐसे समझो कि एक नया नया एम्प्लॉय गया, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने गया, लेकिन उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, तो बेचारा काम तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन उसकी इफिशियंसी लो है, मतलब जितना आउटपुट उसको जनरेट करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है। अब इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती ऑर्गेनाइजेशन की है, ठीक है। आपने ट्रेनिंग नहीं सही प्रोवाइड करी, हो सकता है आपने उसको गाइडेंस नहीं दिया, हो सकता है एक एम्प्लॉय के जो प्रॉपर सुपरविजन चाहिए वो नहीं मिला। सो ये कह रहा है, when individual spends time in satisfying personal objectives rather than organizational objectives, कि organizational के objectives को fulfill करने के बजाय तुम personal objectives पे ध्यान दे रहे हो। फॉल्टी मशीनरी, इनइफेक्टिव सुपरविजन, लैक ऑफ ट्रेनिंग, इनफॉर्मल ग्रुप्स, ये सारा कारण होते हैं किस चीज के? इस पर्टिकुलर रीजन के, कि मोरल हाई है लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप्स मतलब दोस्ती यारी में ही लगे पड़े हैं, ठीक। उसके अलावा क्या है? कोई ऊपर से कोई गाइडेंस नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, या तुम्हारी ट्रेनिंग सही नहीं हुई है। इसलिए क्या है कि तुम्हारा मोरल हाई है लेकिन तुम अपने पर्सनल गोल्स पे काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं या जो टास्क हैं वो उतने एफिशिएंटली अचीव नहीं हो पा रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई, आगे। नेक्स्ट, लो मोरल, हाई प्रोडक्टिविटी, इसे कहते हैं फटी में काम करना। जैसे लो मोरल क्या है भाई? फट के रख की एकदम, की ऐसे कुछ हो नहीं पा रहा है हमसे, फटी के ढोल बजा रखे हैं हमने, लेकिन काम करना है भाई। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो फटी में ढोल बजाना इज लो मोरल, हाई प्रोडक्टिविटी। लो मोरल, हाई प्रोडक्टिविटी क्या है? इट कैन, पहली चीज, ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, आप हर वक्त टेंशन लेके काम नहीं कर सकते, है ना। तो कह रहा है इट कैन नॉट हैपन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और होता कब है ये सिनेरियो, कब आता है? इट हैपेंस ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब, एक्सेप्शनली गुड सुपरविजन। दो तरीके से हो, या तो तुम्हें लगे कि भैया नौकरी जाने वाली, तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि भाई अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो फेल हो जाएंगे, अब तो फेल हो जाएंगे इसलिए पढ़ाई कर रहे हो, या तो फिर पिताजी डंडा लेके बैठेंगे, पढ़ाई करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो तुम्हें डंडा पिटेगा, ठीक है। तो क्या है? फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब और एक्सेप्शनली गुड सुपरविजन, इन दोनों की वजह से क्या है? मोरल तो लो है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत हो रखी है। और एक होता है नेचुरल सा पॉइंट, दैट इज लो मोरल, लो प्रोडक्टिविटी। ये एक नेचुरल कंडीशन है कि मोरल भी लो है, प्रोडक्टिविटी भी लो है, काम करने का मन भी नहीं हो रहा है, इसलिए आप काम नहीं कर रहे हैं। सो इट इज अ नेचुरल कंडीशन, नॉर्मल सिचुएशन, और लॉन्गर पीरियड में स्टे भी कर पाती है, ठीक है। लेकिन हर मैनेजर इफेक्टिवली काम करता है कंटिन्यूअसली ताकि अपने एम्प्लॉयज का मोरल हमेशा हाई रखे। तो 4 सिचुएशन हमने पढ़ी। पहला, हाई मोरल, हाई प्रोडक्टिविटी, भाई तुम्हारा भी काम करने का मन है, ऑर्गेनाइजेशन भी तुमसे काम निकलवा ले रही है। दूसरा, हाई मोरल, लो प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा काम करने का तो मन है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तुमसे काम नहीं निकलवा पा रही है। तीसरा, लो मोरल, हाई प्रोडक्टिविटी, फटी के मारे तुमने अपनी पढ़ाई कर रखी है, फटी के मारे तुम अपना काम करा रहे हो, यानी फियर ऑफ लूजिंग जॉब, ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग जॉब यू आर actually working, your productivity is high. And last is low moral, low productivity, which is a natural and a normal
कंडीशन। ये हो गया हमारे क्या, प्रोडक्टिविटी मोराल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स। इसको डिटेल में कवर कर लेना, ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेना, इससे क्वेश्चन बनेगा, आना तय है। क्लियर, ये सारे पॉइंट अपने आप में कंप्लीट और इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5 विच इज रिलेटेड टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोराल। कह रहा है ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मोराल को इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, अब इस तरीके से देखो, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोराल मतलब क्या हो गया कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनसे तुम्हारा मोराल बहुत ऊंचा हो जाता है, हाई मोराल हो जाता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिससे भाई मन खराब हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता। तो एक होते हैं स्टिमुलेंट्स, वो फैक्टर्स जो मेरा मोराल इंप्रूव करते हैं, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड अच्छी करते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक होता है डिप्रेसेंट, मोराल डिप्रेसेंट मतलब जिनसे मेरा काम करने का मन हट जाता है, मेरा मोराल फ्रॉम बीइंग हाई प्रोडक्टिव वेन टू लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो डिप्रेसेंट मतलब जिनसे मोराल डाउन होता है, पुअर मेंटल स्टेट में चले जाते हैं या मेंटल कंडीशंस लैक हो जाती है विच इज नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब। ठीक है, गुड मेंटल कंडीशन या गुड मोराल जिससे हमें हायर प्रोडक्टिविटी मिलती है, तो वो नहीं हो पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, डिप्रेसेंट। अब वो सारे फैक्टर्स जिनसे मोराल डाउन हो, इन शॉर्ट, उसे हम डिप्रेसेंट कहते हैं, और वो सारे फैक्टर जिनसे मोराल हाई हो उन्हें हम कहते हैं स्टिमुलेंट्स। आओ भाई, एक डिफरेंशिएशन चार्ट है जिसमें हम मोराल स्टिमुलेंट्स और मोराल डिप्रेसेंट का एक चार्ट कवर करेंगे, डिफरेंसेस कवर करेंगे और ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे तुम्हारा मोराल डाउन होता है। तो इट इज सेइंग कि मीनिंगलेस एंड अनचैलेंजिंग, मीनिंगलेस एंड अनचैलेंजिंग जॉब। ठीक है, अनचैलेंजिंग जॉब और मीनिंगलेस जॉब होगी तो तुम्हारा काम करने का मन नहीं होगा, इट विल एक्ट एज अ मोराल डिप्रेसेंट। और अगर मीनिंगफुल और चैलेंजिंग जॉब होगी, नेचर ऑफ जॉब तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तुम्हें भी कुछ सीखने को मिल रहा है, तुम्हारा मोराल हाई रहेगा। नेक्स्ट, पुअर वर्किंग कंडीशन लीड्स टू मोराल डिप्रेसेंट, गुड वर्किंग कंडीशन लीड्स टू मोराल स्टिमुलेंट्स, अनफ्रेंडली अनहेल्पफुल सुपरविजन लीड्स टू मोराल डिप्रेसेंट। कि अगर आपको सही गाइडेंस, सही इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है और गलत इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं या अनहेल्दी अनहेल्पफुल इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं या आपका सुपरविजन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, आपको रैदर देन गाइडेंस आपको सिवाय सिर्फ डांट ही पड़ रही है, तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। फ्रेंडली एंड हेल्पफुल सुपरविजन विल लीड टू मोरल स्टिमुलेंट्स। नेक्स्ट, बैड रिलेशन विद कोवर्कर, आप जहां काम कर रहे हैं वहां आपके दोस्तों, आपके कलीग से नहीं बनती है, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, सो इट विल एक्ट एज अ मोरल डिप्रेसेंट। गुड रिलेशन with co-workers will lead to moral stimulants. Next, unsound policies and practices of management. अगर मैनेजमेंट की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस या रूल्स रेगुलेशंस आपके हिसाब से नहीं बन रहे या फिर क्लियर नहीं, आपके हिसाब से इन द सेंस कि प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं है, जिसमें आप सही से उनकी पॉलिसीज नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, तो आपका काम, आपको जब चीजें समझ नहीं आएंगी, जाहिर सी बात है आप उस हिसाब से रिएक्ट करोगे कि आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक, तो इट विल एक्ट एज अ डिप्रेसेंट। लेकिन क्लियर पॉलिसीज है, आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रमोशनल पॉलिसीज क्लियर है कि आप एक टारगेट अचीव करोगे आपको प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन ये चीज अगर अनसाउंड पॉलिसीज में देखें कि जिसमें आपको प्रमोशनल पॉलिसीज क्लैरिफाई नहीं की गई है कि किस बेसिस पे सही तरीके से प्रमोशन होगा, क्या टाइम बेसिस पे होगा या टारगेट बेसिस पे होगा, ये चीज क्लियर नहीं है सही से, तो ये क्या होगा, एक तरीके से अनसाउंड पॉलिसीज फ्रेम करता है। तो साउंड पॉलिसीज and practices of the management leads to moral stimulants. Unhappy family life, happy family life, poor public image of the company, good public image of the company, low wage, low salary, low allowances, high wage, high salary, high allowances leads to moral stimulants and depressant. ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक खत्म, जिसमें हम कवर करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोरल। ठीक है, आओ भाई वापस चलते हैं स्टार्टिंग में। हमने कर लिया मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स, हमने कवर कर लिया मोरल
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोरल, मोरल डिप्रेसेंट एंड मोरल डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट्स एंड डिप्रेसेंट। नेक्स्ट, मेथड ऑफ रेजिंग मोरल, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज का मोरल रेज कर सकती है। तो व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। और भाई सेकेंड लास्ट टॉपिक है, टॉपिक खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सबसे पहले कह रहा है, 6 पॉइंट यहां बताए गए। वर्थवाइल गोल्स, साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, समहाउ तुम्हें ये स्टिमुलेंट से मिलता जुलता मिलेगा, मोरल स्टिमुलेंट से, ठीक है। साउंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, ट्रस्टेड सुपरविजन ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स किस में आते हैं, ये सारे पॉइंट्स ये बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज का मोरल इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर। आओ भाई, सबसे पहले कह रहा है वर्थवाइल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कुछ ऐसे होने चाहिए जो इंडिविजुअल और इंडिविजुअल के गोल्स के साथ मैच करे। मीनिंगफुल गोल होने चाहिए, ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए जिससे एक इंडिविजुअल का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिगड़े, या फिर अनक्लियर गोल नहीं होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो कह रहा है मीनिंगफुल एंड अनएम्बिगुअस गोल्स। अनएम्बिगुअस गोल्स मतलब क्या है, विच इज गोल्स विच आर क्लियरली स्टेटेड, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस विच आर क्लियरली स्टेटेड। नेक्स्ट, साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे समझना। मैंने कहा एक सीईओ है, उसके नीचे 4 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च, सेल्स, ठीक है। इनके नीचे 4, 2 जूनियर मैनेजर्स हैं, 2 सीनियर मैनेजर्स हैं, ठीक। सीनियर मैनेजर्स, इनका एक अलग जॉब है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेम इधर सेम इधर, इस तरीके से सब में। फिर हर सीनियर मैनेजर के नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर इधर 1 2 3 4। तो ये हमने क्या किया, एक इस तरीके से पूरा उसमें चल रहा है। ये पूरा पूरा क्या दिख रहा है हमारा, ये पूरा पूरा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि एक स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का। यहां पर एक चीज क्लियर है कि सबसे बड़ा आदमी कौन है, सीईओ है। उसके बाद डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, प्रोडक्शन हेड, फाइनेंस हेड, रिसर्च हेड, सेल्स हेड, और उसके बाद कौन कौन से आ रहे हैं, सीनियर मैनेजर्स, उसके बाद इनके नीचे आ रहे हैं जूनियर मैनेजर्स। सो 2 चीजें बड़ी क्लियर है। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर होने से ये पता होता है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका जूनियर है, ठीक है। सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज क्लियर होती है, किसका क्या काम है ये भी क्लियर है। डिवीजन ऑफ वर्क इज ऑल्सो क्लियर, वेरी क्लियरली स्टेटेड। और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो क्लियरली स्टेटेड, कि भैया सबसे ज्यादा अथॉरिटी सीईओ के पास है, उसके बाद डिपार्टमेंट हेड्स के बाद आएगी, फिर सीनियर मैनेजर, फिर जूनियर मैनेजर, फिर जूनियर मैनेजर सीनियर मैनेजर को जवाब दे, सीनियर मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट हेड्स को जवाब दे, डिपार्टमेंट हेड्स किसको जवाब दे, अपने सीईओ को। अब यहां पर सवाल आता है कि अगर ऐसा ना हो, ये चीज क्लियरली ना बताया जाए कि कौन किसका जूनियर है, कौन किसका सीनियर है, ठीक है, फिर ये भी ना बताया जाए कि किसका एक्चुअल में क्या काम है, प्रोडक्शन वाला फाइनेंस का भी कर रहा है, फाइनेंस वाला प्रोडक्शन का भी काम कर रहा है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तो आपका मोरल कभी भी हाई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पॉलिसीज के बारे में नहीं पता होगा। सो यहां पर क्या कह रहा है कि अ साउंड organizational structure will lead to clear division of work and a sound organizational design, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साउंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि क्या, कि अगर तुम्हें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे कुछ बात करनी है ऑर्गेनाइजेशन से, तो एक एचआर डिपार्टमेंट है, मैं अपनी प्रॉब्लम, अपने अपने डाउट्स एचआर से सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। मुझे सैलरी रिलेटेड डाउट है, मेरी कुछ ग्रीवियंसेस है, मेरे कुछ सजेशंस हैं, वो भी मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं। अगर वो उस इन सारी चीजों के लिए कोई प्रॉपर लिंक नहीं है तो भाई मेरा मोरल डाउन हो जाएगा। ये कह रहा है पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस which are happening in the organization, which are being opted by the organization should be very clear. Next, effective communication के थ्रू, communication between employer and employee, two way thing होता है communication। हम पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं तो लोगों का एम्प्लॉय बढ़ेगा। पार्टिसिपेशन कैसे, डिसीजन मेकिंग में। पार्टिसिपेशन किस में होगा, डिसीजन मेकिंग में। अब जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे ऐसे कहे कि आपका ये टारगेट आपको अचीव करना है, आई डोंट नो हाउ, डबल शिफ्ट में काम करिए या घर ना जाइए, मुझे मतलब नहीं, लेकिन काम करके दीजिए,
तो अब इसमें क्या होगा भाई, तुम्हारा मन नहीं करेगा काम करने का। भाई ये क्या तरीका है काम कराने का, काम कराना है तो यार पूछो तो कि भाई ये इतना बड़ा टारगेट हमने लिया है, क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब तुम कह रहे हो कि नहीं हम तो ऑर्डर पास कर रहे हैं। दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमारा एक बड़ा टारगेट है, हमारे पास एक नया ऑर्डर आया है, क्या हम इसको अचीव कर सकते थे टाइम पीरियड में, अगर कर सकते हैं तो आपके कुछ सजेशन है तो दीजिए। तो डिसीजन मेकिंग में क्या अपने एम्प्लॉयज से हम सजेशन ले रहे हैं, हम उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं टू डिसाइड, टू मेक द पॉलिसीज, टू हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक द पॉलिसीज, टू बी अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो यहाँ पर क्या है, उनको भी लगेगा अरे वाह वाह बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, मुझे भी मजा आ रहा है काम करने में। तो क्या है, हम पार्टिसिपेशन या डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके एम्प्लॉयज का मोराल हाई कर सकते हैं। और आखिरी है ट्रस्टेड सुपरविजन। जो भी सुपरविजन हो वो फेयर हो, सिस्टमैटिक हो, अनबायस्ड हो, क्लियर हो और ऑनेस्ट हो। ठीक है, ये हो गया ट्रस्टेड सुपरविजन। इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों का मोराल बिल्ड कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर which is indicators of moral। ठीक, इंडिकेटर्स ऑफ मोराल। अब इंडिकेटर्स ऑफ मोराल में दो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, एक हाई मोराल, एक लो मोराल। कैसे पता चलेगा कि मोराल हाई है और लो है, ये तो हमने स्टिमुलेटर्स और डिप्रेसेंट में पढ़ लिया, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब देखो हाई मोराल है और पूछा गया हाई मोराल होने के एडवांटेजेस क्या है। तो भाई सबसे पहले हाई मोराल से पहले मैं लो मोराल पढ़ाना चाहूंगा कि अगर लो मोराल है तो लो मोराल के डिसएडवांटेजेस क्या है। यही आ रहा है, लो मोराल के डिसएडवांटेजेस, हाई मोराल के एडवांटेजेस। लो मोराल है मतलब पुअर स्टेट ऑफ माइंड है, तो क्या होगा भाई, काम करने में मन नहीं लगेगा, तुम ऑफिस नहीं जाओगे, हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा वर्क में, टारगेट ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा आदमी, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद कंप्लेन करेगा कि मैनेजमेंट की पॉलिसीज खराब है, मैनेजर बेकार है, ये सारी बातें। क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क विल ऑल्सो डिक्लाइन, लो क्वालिटी ऑफ वर्क। और आखिरी में है रेजिस्टेंस टू चेंज। कोई भी मैनेजमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आएगा, तुम कहोगे यार ये क्यों हो रहा है, इसकी क्या जरूरत है, वो चेंजेस को रेजिस्ट करेगा, नई चीजें अडेप्ट नहीं करना चाहेगा। ठीक है, अब आते हैं किस पे, इसी का अपोजिट क्या होगा, हाई मोराल। अगर मोराल हाई है तो भाई तुम्हारा लो क्वालिटी ऑफ वर्क से क्या हो जाएगा, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। लो रेट, हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म से क्या हो जाएगा, लो रेट ऑफ एब्सेंटिज्म। ठीक है, लैक ऑफ डिसिप्लिन से आ जाएगा सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रस्ट्रेशन से क्या आ जाएगा, कन्वर्ट होकर किसमें हो जाएगा, एंथुजियाज्म एंड जील। ठीक है, ग्रोथ रेट भी यहां ग्रोथ रेट ऑर्गेनाइजेशन का कम होगा, यहां स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। ठीक, तो ये होगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसके, हाई मोराल के एडवांटेजेस और लो मोराल के डिसएडवांटेजेस। ये चैप्टर हमारा बहुत ही क्विक रिवीजन के साथ खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।